तो साथियों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। साथियों आज की जो कहानी है, किस्सा है, उस पर एक फिल्म भी बन सकती है। इतना खतरनाक साथियों ये किस्सा है। सोचो सुबह के 4 बजे है। वो टाइम ऐसा जब ना तो पूरी रात होती है और ना ही पूरा दिन होता है। मतलब भोर का सुबह होने का सा समय होता है, उस समय की बात है। और बात कहाँ की है? कर्नाटक की। कर्नाटक का एक बड़ा छोटा सा इलाका है जिसको बोला जाता है बदामी। और उस इलाके की खासियत क्या है? उस इलाके में एक बहुत शानदार मेला लगता है। बनशंकरी मंदिर वहां पर एक है। उस बनशंकरी मंदिर में मेला लगता है और लाखों लोग वहां पर पूजा करने आते हैं। जिसने भी जो मन्नत मांगी हुई है वहीं पर सब आते हैं। तो पुलिस क्या है कि मेले से एक दिन पहले ना रात को वहां पे गश्त कर रही थी बाइक पे। अब सीन को ऐसा समझो, कुछ 2 पुलिस वाले थे, बाइकों पे ना घूम रहे थे। सड़कें खाली थी, सब लोग जो दुकान वाले थे वो सब आके अपना टेंट का सामान वगैरह रख के, जो भी उन्हें दुकानें लगानी थी, सोए हुए थे कि सुबह उठ के दुकान का मामला सब सेट कर देंगे। बस कहीं कहीं पे कुत्ते थे बैठ जो घूम रहे थे या पुलिस वाले थे। तभी पुलिस वालों की नजर ना एक ऑटो पे पड़ती है और वो ऑटो ना सुनसान जगह पे खड़ा था, बिल्कुल शांत। अब उस ऑटो को देखकर पुलिस वालों का दिमाग एकदम से ठनक गया कि भैया ये ऑटो ऐसी सुनसान जगह पे क्या कर रहा है और सुबह के 4 बजे कोई ऐसे ही ऑटो भला क्यों खड़ा करेगा। पुलिस को भी ये बड़ा अचंभा लगा और पुलिस ने सोच लिया कि भैया कोई ना कोई तो गड़बड़ है। दोनों पुलिस वाले जो राइडर थे वो बाइक को रोकते हैं। एक पुलिस वाला नीचे उतरता है और सीधे जाके उस ऑटो वाले से पूछता है कि भैया कौन हो, हेलो कौन हो और क्या कर रहे हो यहाँ सुबह, इतनी सुबह यहाँ क्या कर रहे हो। तो जो ऑटो के अंदर आदमी बैठे थे ना, उनमें से पहला जो आदमी था वो बोला कि साहब हम ना मंदिर में आए हैं और मंदिर खुलने का इंतजार कर रहे हैं, और जैसे ही मंदिर खुलेगा ना दर्शन करके और फिर हमारी कोई मन्नत है वो पूरी हो जाएगी और फिर हम चले जाएंगे। पुलिस वाला कह रहा है ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात ये। अब दूसरे आदमी से पूछा हाँ भाई तुम? बोला जी हम तो किसी का इंतजार कर रहे हैं, हमारे किसी दोस्त का। अब पुलिस ने सोचा कि भैया आदमी दो, जवाब भी दोनों अलग अलग। एक कह रहा है कि मंदिर में हम दर्शन करेंगे, दर्शन करने के लिए आए। दूसरा कह रहा है कि हम यहाँ किसी अपने दोस्त का इंतजार कर रहे हैं। तो पुलिस को लगा कि भैया मामला तो कुछ गड़बड़ है। अब पुलिस वालों ने ना थोड़ी और ज्यादा पूछताछ करी। पुलिस वालों ने कहा भैया कब से बैठे हो तुम यहाँ? तो एक ने तो कहा भाई साहब हम तो जी अभी 1 घंटे पहले ही आए थे और दर्शन करके चले जाएंगे। जबकि दूसरे से पूछा, दूसरा कह रहा जी हम तो रात को 10 बजे आए थे और यहीं बैठे हैं तब से। अब पुलिस को ये कंफर्म हो चुका था कि भैया कोई ना कोई तो झोल है। पुलिस वालों ने ना आपस में एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ बोले कहा कि भैया ये दोनों गड़बड़ में है, इन्हें थाने ले चलो किसी तरीके से। अब उनमें से एक पुलिस वाला कह रहा कि भाई साहब, ऑटो वाले को बोला मंदिर अभी खुलेगा नहीं, आप एक काम करो, हमारी ना बाइक में तेल खत्म हो गया, आप एक काम करो हमें थाने छोड़ाओ। अब ऑटो वाले ने सोचा ठीक है यार, यहाँ करना भी क्या है, चलो इन्हें छोड़ाते हैं, बच गए, हम कोई काम करने आए थे ना उससे बच गए, इनको छोड़ाते हैं, इनकी ये जो पुलिस का मामला है ये दूर ही रहेगा। और वो ऑटो वाले दोनों पुलिस वालों को बिठा के और थाने की तरफ चल देते हैं। बाइक वहीं खड़ी कर देते हैं पुलिस वाले। अब वो ऑटो जो है वो सीधा जाके थाने में रुकता है। थाने में जाते ही दोनों पुलिस वाले उतर जाते हैं। उतरते ही थाने वाले में उन दोनों को कहते हैं जो ऑटो में बैठे थे कि भैया नीचे आ जाओ, तुम भी आ जाओ, अंदर आओ। तो अंदर तुम्हें बढ़िया वाली चाय पिलाते हैं और सारा पूछते हैं कि आखिरकार तुम्हारे ये माजरा क्या है, यहाँ कर क्या रहे हो तुम। अब ये बात सुनते ही उनके दोनों के चेहरे उतर गए, जो भैया ऑटो में बैठे थे। पुलिस ने दोनों को अंदर ले जाके बिठाया और वहां आने का पुलिस ने असली कारण पूछा। और असली कारण पूछने से पहले पुलिस ने कहा भैया अपना नाम बताओ, पता बताओ और ये बताओ कि कहाँ से आए हो और क्यों आए हो। लेकिन जितने भी जवाब उन दोनों से पुलिस वालों को मिले वो सारे गड़बड़ मिले। कभी एक कुछ बात बोल रहा, कभी दूसरा कुछ बात बोल रहा। पुलिस ने क्या किया, उन दोनों के मोबाइल ले लिए और उनको रिकॉर्ड चेक करने के लिए अपने साथी को दे दिया कि भैया रिकॉर्ड चेक करो क्या गड़बड़ है। और धीरे धीरे उन दोनों के चेहरों पे ना जो डर था साफ दिखने लगा था। उन्होंने देख लिया था कि अब फंस चुके हैं। उन्हें ये लग रहा था कि बस थोड़ी देर की बात है, लेकिन माहौल जो है थाने में बिल्कुल बदल चुका था। उन्हें लग रहा था पुलिस पूछताछ करेगी, छोड़ देंगे, हम चले जाएंगे, मगर वहां मामला गड़बड़ हो चुका था। करीब 2 घंटे ही वहां पे उनको बिठाए रखा, चाय वाय भी दी, पूछताछ हुई और तभी मतलब सुबह के 6 बज चुके थे। और 6 बजते ही उस थाने में जिसमें दोनों बैठे थे एक घंटी बजती है, फोन की घंटी।
अब पुलिस वाले भी हैरान कि भैया सुबेरे सुबेरे फोन कैसे आ गया, किसका आ गया, क्यों आ गया। तो पुलिस वाले ने भी फोन उठा के बोला हेलो, तो दूसरी तरफ से आवाज आई, और जो आवाज आई उसने तो पूरा खेल ही बदल दिया। दूसरी तरफ जो आदमी था उसने कहा साहब एक घर में एक औरत का, एक लेडी का किसी ने काम तमाम कर दिया है। अब पुलिस वाले ने जैसी ये बात सुनी ना और दूसरे लोगों को भी बताया तो पूरा कमरा जो है शांत हो गया, और धीरे धीरे सबकी नजर उन दोनों पे आके टिक गई जिन ऑटो वालों को पुलिस वाले उठा के लाए थे, कि क्योंकि उनकी बातों में ही गड़बड़ी निकल रही थी। और पहली बार उन ऑटो वालों को भी समझ में आया कि भैया यहाँ पे कुछ मामला गड़बड़ हो गया है। उन्हें भी नहीं पता था कि वो जिस काम से यहाँ आए हैं, जिसका इंतजार कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा एक झोल निकलने वाला है। तो साथियों अब यहाँ से कहानी जो है ना और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। थाने में वो दोनों बैठे थे, पसीना आ रहा था, चेहरे पे घबराहट थी, और पुलिस की तीखी नजरें उन दोनों को देख रही थी जैसे यही क्रिमिनल हो, और उन्हें ये लग रहा था कि बस उनसे कुछ सवाल होंगे और उन्हें छोड़ दिया जाएगा। लेकिन भैया जो फोन आया था ना वो सब कुछ बदलने वाला था। फोन पर खबर मिली कि एक घर में एक महिला की लाश मिली है जिसका नाम है सुमित्रा। अब पुलिस जो है तुरंत ये बात सुनने के बाद हरकत में आ जाती है, और पुलिस की एक टीम जो है ना वो सीधे मौके पर रवाना कर दी जाती है। और जो वहां पुलिस की टीम ने जाके देखा वो किसी भी इंसान को हिलाने के लिए काफी था। घर के अंदर एक औरत की लाश पड़ी मिली, चारों तरफ खून बिखरा हुआ था, शरीर पर चाकू के कई वार थे, और सबसे डरावनी बात जो थी वो चाकू जो था महिला के पेट में अभी भी धंसा हुआ था। बड़ा खौफनाक मंजर था, जिसे भी जो भी उसे देखता मतलब वही परेशान हो जाता। मतलब आप खुद सोचो कि उस आदमी में गुस्सा कितना रहा होगा जिसने ये कांड किया, आप सोच भी नहीं सकते हो। अब पुलिस ने जो है चारों तरफ देखा, अलमारी खुली हुई थी, सामान जो है कमरे में बिखरा हुआ था, गहने जो थे वो गायब थे। अब पुलिस के ये समझ नहीं आ रहा था कि ये सिर्फ लूट है या किसी नफरत के तहत आकर किसी ने इस घटना को बेरहमी से अंजाम दिया है। उधर थाने में जो थे सीनियर अफसर ने केस अपने हाथ में ले लिया था। उन्होंने कहा भैया कुछ इस केस में ना टेक्निकल करते हैं। अब उन्होंने ना उस इलाके के मोबाइल टावर का डेटा निकलवाना शुरू किया पुलिस वालों ने, और जो भी नंबर उस रात में वहां पर एक्टिव थे सबकी एक लिस्ट बनवा ली। अब एक एक करके नंबर चेक हो रहे थे, कौन लोकल है, कौन बाहर से आया है, किसका नंबर बंद है, सब कुछ खंगाला जा रहा था। और तभी एक अफसर की नजर पड़ी थाने में बैठे उन्हीं दो संदिग्ध आदमियों को पर जिनको ये सुबेरे उठा के लाए थे। उनसे पूछा कि भैया इनके मोबाइल चेक किए क्या। जैसे ही उनके नंबर लिए गए और टावर डेटा से मिलान किए गए तो बस यहीं से जो है पूरा खेल पलट गया। उन दोनों के मोबाइल नंबर उसी इलाके में एक्टिव थे जहां पर यह केस हुआ था। अब यहाँ सबसे बड़ा झटका क्या था वो सुनो। ये दोनों सुबह 4 बजे से थाने में बैठे हैं और घटना की खबर मिली सुबेरे 6 बजे। मतलब जब तक पुलिस को ये भी नहीं पता था कि किसी का काम तमाम हो चुका है, तब तक ये दोनों पहले से ही पुलिस की कस्टडी में आ चुके थे। अब आप सोचो ये बड़ी कितनी अजीब बात है। कातिल से जुड़ी एक ऐसी कड़ी पहले से ही पुलिस के हाथ में लग चुकी थी, बस उन्हें पुलिस वालों को पता नहीं था। अब पुलिस का शक और बढ़ता गया। पूछताछ फिर से शुरू हुई उन दोनों से। इस बार अंदाज जो था पुलिस का वो बदल गया था पूछने का। पुलिस वाले ने कहा भैया देखो ऐसा है, सच सच बता दो कि वहां पर तुम क्या कर रहे थे। तो पहले तो दोनों यहाँ वहां की बात करके घुमाते रहे, लेकिन जब दबाव बढ़ा तो उनमें से एक जो है वो टूट गया। उसने कहा कि साहब देखो हमने इस घटना को अंजाम नहीं दिया, ना हम इस घटना के बारे में जानते हैं। हम तो बस यहाँ अपने ऑटो में 3 लोगों को बिठाकर इस जगह पर लेकर आए थे। अब ये सुन के पुलिस वाले जो है और ज्यादा सतर्क हो गए। पुलिस वालों ने उनसे पूछा कि भैया कौन 3 लोग, तो उन्होंने नाम बताया, किरण कुमार, याकूब और मुजफ्फर। अब जैसे ही इन तीनों के नंबर जो है फोन नंबर ट्रेस किए गए तो वो भी उसी लोकेशन पर एक्टिव मिले। अब मामला साफ हो चुका था कि ये दोनों जो है सीधे कातिल नहीं है, लेकिन कातिल तक पहुंचने का रास्ता ये जरूर थे। और असली कहानी अब यहीं से शुरू होने वाली थी। साथियों यहां से ये कहानी सबसे ज्यादा झटका देती है। पुलिस को अब 3 नाम मिल चुके थे, किरण कुमार, याकूब और मुजफ्फर। अब अगला काम था इनमें से कोई भी सुमित्रा को जानता है या नहीं जिस औरत की बॉडी वहां पर मिली थी। पुलिस सीधा सुमित्रा के रिश्तेदारों के घर पर पहुंच जाती है। घर पर जो है रोना धोना मातम सब ये चला हुआ था, बिखरा हुआ था। उसी बीच में ना पुलिस वाले ने धीरे से पूछा एक आदमी से कि आप लोगों में से कोई किरण कुमार को जानता है क्या। जैसे ही किरण कुमार ये नाम लिया गया तो एक रिश्तेदार ने पुलिस वालों को तुरंत जवाब दे दिया कि हाँ जी वो तो सुमित्रा का भांजा है।
बस ये बात सुनते ही पुलिस की दिमाग की घंटी एकदम से बज गई कि जिस महिला का इतनी बेरहमी से खात्मा हुआ है, कत्ल हुआ है, उसका कनेक्शन सीधे सीधे उसके अपने घर से ही निकल रहा है। अब पुलिस ने और जानकारी निकाली और पता चला कि किरण कुमार जो है वो हर साल ये जो बनशंकरी का मेला जो लगता था वहां पे उस मंदिर में दर्शन करने के लिए आता था और सुमित्रा के घर पे रुकता था। और सुमित्रा भी उसे अपने बेटे की तरह प्यार से रखती थी, खाना बनाती थी, उसका ध्यान रखती थी, पैसे तक भी देती थी। अब आप सोचो, एक ऐसी औरत कोई इतनी बेरहमी से उसको क्यों मारेगा? यही सवाल जो है पुलिस के दिमाग में भी घूम रहा था। फिर धीरे धीरे सच जो है वो सामने आने लगा। 18 नवंबर की रात थी। किरण अपने दोस्तों के साथ, याकूब और मुजफ्फर के साथ सुमित्रा के घर पर जा पहुंचा। सुमित्रा बहुत खुश हुई, क्या मेरा बेटा आ गया। उसने तीनों के लिए खाना बनाया, बड़े प्यार से, बड़े चाव से, और उन्हें प्यार से तीनों को खाना भी खिलाया और कहा कि बेटा यहीं पे आज रात रुक जाओ, तीनों सुबेरे उठ के अपना दर्शन करना। और वो तीनों वहीं पे सो गए। और यहीं से जो है अब असली खेल शुरू होता है। रात के 12:30 बजे के बाद जब पूरा घर सो रहा था तो किरण कुमार जो है वो धीरे से उठता है और उसके जो 2 दोस्त थे वो उन्हें भी जगाता है। तो तीनों चुपचाप जो है सुमित्रा के कमरे में जा पहुंचते हैं और वो तीनों मिलके पहले तो उसका गला दबाते हैं ताकि वो चिल्ला ना सके, और फिर एक चाकू निकाला जाता है और चाकू से उस पर हमला कर दिया जाता है सुमित्रा पर। और वार भी एक नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बल्कि लगातार इतनी बेदर्दी से शरीर का मतलब कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं बचा था जहां पर ना कट लगाया गया हो। आखिरी बार चाकू जो है पेट में मारा और पेट में ही वो चाकू रह गया, बाहर नहीं निकला। अब जब नहीं निकला तो उस चाकू को उन्होंने उस महिला के, सुमित्रा के पेट में ही छोड़ दिया। अब ये गुस्सा नहीं था, ये साफ साफ लालच था। किरण को पता था कि मौसी पैसे कहाँ पर रखती है और अपने जेवर कहाँ पे रखती है। उसने सब कुछ लूट लिया, अलमारी जो है खोली, गहने निकाले, कैश निकाला और फिर पूरा घर तहस नहस कर दिया ताकि पुलिस जो आए तो उसको ये लगे कि यहाँ पे लूटपाट हुई है। अब प्लान था सुबह होने का इंतजार करेंगे और आराम से यहाँ से वो लोग निकल जाएंगे, क्योंकि रात होती निकलते तो लोग कोई देख लेता तो ये शक हो जाता कि भैया इन्होंने कांड किया है। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। जब वो लोग घर से निकलने ही वाले थे उसी दौरान वो ऑटो वाला सीन हो गया और पुलिस की इस केस में एंट्री हो जाती है। अब साथियों सोचो, अगर पुलिस 2 घंटे बाद आती तो ये सब जो है वहां से भाग चुके होते, लेकिन यहाँ जो है खेल पलट चुका था। कातिल भागे जरूर थे लेकिन उनकी कड़ी पहले ही पुलिस के हाथ में लग चुकी थी और अब उन तक पहुंचना सिर्फ वक्त की बात थी कि कितने वक्त में वो लोग जो है गिरफ्तार हो जाएंगे। तो साथियों कहानी जो है वो यहीं पे खत्म नहीं होती, असल खेल तो भी बाकी था। पुलिस के पास अब तस्वीर भी थी, किरण कुमार था, उसका लालच था, मोटो भी पुलिस को पता था और उसके 2 साथी हैं वो भी पुलिस के पास थे, लेकिन पकड़ना अभी भी उन किरण कुमार को बाकी था। तो साथियों अब पुलिस ने एक चाल चली, जैसी चाल जो है फिल्मों में अक्सर आपने देखा हुआ चली जाती है, लेकिन यहाँ असली में वो जो है घटना हुई थी। जो 2 लोग थे जो ऑटो में पकड़ के पुलिस वाले उन्हें लाए थे, पुलिस ने उन्हीं का इस्तेमाल किया। तो पुलिस ने उनको कहा कि भैया तुम ना किरण कुमार को फोन करो और फोन करके ये कहो कि भैया अगर तुम्हारा काम निपट गया तो आ जाओ, हम लोग तैयार हैं और यहाँ से ऑटो में बैठ के 9-2-11 हो जाएंगे। और जो किरण कुमार था वो ये बात सुन के, ये फोन सुन के जो है उनके जाल में फंस गया और उसी जगह पर जो बताई गई थी ठीक उसी जगह पर आ जाता जहां पर पुलिस पहले से मौजूद थी। जैसे ही किरण अपने 2 दोस्तों के साथ वहां पे पहुंचा तो चारों तरफ से उसको घेर लिया गया, भागने का कोई मौका नहीं दिया गया, तीनों को वहीं पर धर दबोच लिया गया। अब थाने में जो पूछताछ हुई वो तो बस औपचारिकता थी, क्योंकि पहले ही पूरी जो है कहानी पुलिस को पता चल चुकी थी, क्योंकि और सबूत जो थे वो पहले ही उन दोनों के खिलाफ ही बोल रहे थे। कपड़ों पे जो खून लगा हुआ था, मोबाइल की जो लोकेशन थी और खुद वो भी टूट गए थे, उन्होंने भी पुलिस को सब कुछ साफ बता दिया। और साल 2017 में कोर्ट का फैसला आया कि किरण, याकूब और मुजफ्फर तीनों को उम्र कैद की कोर्ट ने सजा सुना दी। लेकिन जो 2 लोग थे वो सुबेरे ऑटो में पकड़े गए थे, उनको कोर्ट ने बरी कर दिया। कोर्ट ने उनके खिलाफ कोई भी ऐसा पुख्ता सबूत जो है नहीं मिला और अब लगा कि कहानी जो है खत्म हो गई। लेकिन असली ट्विस्ट तो यहाँ से शुरू होता है। 2023 में किरण ने अपनी बहन की शादी के लिए पैरोल मांगी, उसके लिए कोर्ट में अर्जी भी लगा दी, उसे 13 दिन की छुट्टी भी मिल गई। अब आप सोचो, जिसने अपनी ही मौसी का कत्ल किया हो उसे घर जाने दिया गया और वही हुआ जो अक्सर होता है। 13 दिन पूरे हुए लेकिन जो है किरण कुमार
वो वापिस ही नहीं आया, वो फरार हो गया। पुलिस के हाथ भी नहीं लगा, ना उसकी कोई लोकेशन मिल रही थी। पुलिस के भी हाथ पांव जो है फूल गए थे। हर जगह किरण कुमार की तलाश चल रही थी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। दिन महीने में बदले, महीने सालों में बदले। करीब 2 साल 10 महीने तक वो किरण कुमार जो है हवा में पता नहीं कहाँ गायब हो गया था। और तभी फिर जो है 8 अप्रैल 2026 को एक खबर आती है कि भैया मैसूर में एक आदमी घूम रहा है जिसकी शक्ल, हाइट, चाल ढाल जो है हूबहू जो है किरण कुमार से मिलती है। पुलिस ये बात सुनने के बाद तुरंत हरकत में आ जाती है और पुलिस जो है सादी वर्दी में पुलिस की एक टीम वहीं पर जिस इलाके में सुना गया था उस आदमी को, वहीं पे तैनात हो जाती है। और पुलिस एक दिन उस पर नजर रखती है और पुलिस देखती है कि भैया पहले वो सुबह सुबह फैक्ट्री जाता है, फिर घर आता है और फिर औरत के साथ रहता है, जिसे शायद औरत को ये भी नहीं पता था कि वो जिसके साथ रह रही है वो एक बहुत तगड़ा कातिल है और सजा याफ्ता कहती है। पुलिस को अब पूरा यकीन हो गया था। वो पुलिस जो है उसे घर पर पहुंच जाती है, दरवाजा खटखटाती है और पुलिस कहती है किरण कुमार। वो बिना सोचे समझे जवाब देता है हाँ, और पुलिस वाले कहते हैं धप्पा, पकड़ा गया भैया, और उसे पुलिस वाले गिरफ्तार कर लेते हैं। साथियों अब खुद आप देखो, वो किरण कुमार जो सोच रहा था कि मैं तो बच गया हूँ, मैंने नया अपना जीवन शुरू कर लिया है और अब मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, मगर कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, बहुत लंबे हैं। और किरण की मुंडी दबोच के सीधा वापस लाके उसको जेल में डाल दिया गया। तो साथियों अब आप खुद देखो कि इस पूरी कहानी में सबसे अजीब चीज क्या थी। केस की खबर जो है पुलिस को 6 बजे मिलती है, लेकिन कातिल तक पहुंचने की कड़ी जो है उसको पुलिस 4 बजे ही पकड़ चुकी थी। बड़े अजीब इत्तेफाक था, ऐसे किस्से बहुत कम मिलते हैं। तो पुलिस वालों की इतनी अच्छी किस्मत कभी कभी होती है कि जो घटना होने वाली होती है उस घटना का सबूत जो है उस घटना से पहले ही पुलिस वाले धर बैठे। तो साथियों ये थी कहानी किरण कुमार की, जो एक ऐसा कांड कर देता है अपनी मामी के साथ ही, उसको जान से मार देता है, गहने लूट लेता है, चोरी कर लेता है। तो साथियों आप भी घर पे सेफ रहो, दोस्तों को भी सेफ रखो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं आपके लिए ऐसी ही आप सजग करने वाली कहानियां लेकर आता हूं। तो जो साथी नए आए हैं, पहली बार आए हैं, वो हमारे चैनल पे कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगली ऐसी ही किसी कहानी के साथ, किस्से के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।